नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर और आप देख रहे हैं खबर तो समझिए। खरमास खत्म हो गया, अब सियासत को नई करवट का इंतजार है। हर दल अपने हिसाब से दावा कर रहा है, बस तलाश है तो मौके की। आज लालू के लाल तेज प्रताप ने अपने आवास पर दही चूड़ा भोज कराया, गरीबों को खाना खिलाया, जमकर कुश्ती का खेल चला। लेकिन इस खेल में भी तेज प्रताप कुर्सी का खेल देख रहे थे। इस वक्त बिहार की सियासत में यही नूरा कुश्ती का खेल चल रहा है। कौन किसे पछाड़ दे, कौन किस पर भारी पड़ जाए, कहा नहीं जा सकता। विधानसभा चुनाव में हार की टीस तो आरजेडी को है ही। हर वक्त कुर्सी पर भी नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि लालू के लाल कुश्ती में भी कुर्सी का खेल देख रहे हैं। यकीन न हो तो आप भी सुन लीजिए। कभी कराया है क्या आपने, या फिर कभी कुश्ती भी लड़ी है क्या आपने? हम नहीं लड़े कुश्ती, लेकिन कुश्ती जो करने वाले लोग हैं। दरअसल सियासत का घोड़ा हर वक्त बिदकने को तैयार है, जैसा कि टूट वाले बयानों से साफ साफ झलकता है। मकर संक्रांति के मौके पर घोड़े पर सवार लालू के लाल ये जताना चाहते हैं कि पार्टी पर उनका भी लगाम है, समर्थक भी साथ है, बस समय का इंतजार है। खैर, सियासत है तो खिचड़ी तो पकेगी ही। मौका था मकर संक्रांति का, लिहाजा सियासी परंपरा को निभाते हुए तेज प्रताप ने अपने आवास पर गरीबों को खाना खिलाया। इस मौके पर तेज प्रताप अपने पिता लालू को काफी मिस कर रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा है और कहीं न कहीं पिता की भी कमी महसूस होती है। वो रहते हैं तो और उमंग और उत्साह की तरीके से, लेकिन हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द वो हम लोग के बीच में आने का। जाहिर है खरमास खत्म हो गया, अब सियासत एक बार फिर सरगर्म होने वाली है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। अब जरा कुर्सी का खेल समझने के लिए एक दिलचस्प कहानी को समझना बेहद जरूरी है कि आखिर तेज प्रताप लालू को मिस क्यों कर रहे हैं। दरअसल बिहार में दही चूड़ा भोज की शुरुआत लालू प्रसाद ने 1994-95 में की थी। लालू प्रसाद यादव ने आम लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए दही चूड़ा भोज का आयोजन शुरू किया था। चारा घोटाला में जेल जाने के बाद पार्टी ने ये परंपरा कायम रखी। 4 साल पहले भी लालू ने मकर संक्रांति का भोज दिया था। लालू के भोज में नीतीश भी शामिल हुए थे। महागठबंधन को बुरी नजर से बचाने के लिए लालू ने नीतीश को दही का तिलक भी लगाया था। उस वक्त लालू ने ऐलान किया था कि अगले 20 सालों तक बिहार में महागठबंधन की सरकार बरकरार रहेगी। लेकिन किसी को पता नहीं था कि अपने हाथों से दही परोसने वाले लालू 1 साल बाद जेल में रहेंगे। दही का टीका के महज 7 महीनों बाद यानी 27 जुलाई 2017 को नीतीश कुमार ने इस्तीफा सौंपकर महागठबंधन से खुद को अलग कर लिया और वापस एनडीए के साथ होकर सरकार बना ली थी, जो आज भी बिहार की सत्ता पर काबिज है। और इसीलिए दरअसल तेज प्रताप यादव कह रहे थे कि आज के दिन बाबूजी की याद आ रही है, क्योंकि ये संक्रांति भोज की शुरुआत लालू प्रसाद ने ही की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 दिन पहले यानी रविवार को राजगीर में बिहार बीजेपी के प्रभारी भूपेंद्र यादव ने खरमास बाद आरजेडी में बड़ी टूट का इशारा किया था। आप भी सुनिए 5 दिन पहले का वो बयान। आरजेडी के नेता तरह तरह के बयान देते रहते हैं। मैं उनको इतना ही निवेदन करना चाहूंगा, हम तो इसलिए चुप थे कि खरमास चल रहा है, संक्रांति आ गई है, आरजेडी को बचा ले, बाकी सारी चीजें बिहार में हम ठीक कर लें। अब इस खबर को समझते हैं। दरअसल बिहार चुनाव में एनडीए को पूर्ण बहुमत मिला है, लेकिन आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। आरजेडी को चुनाव में 75 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। बड़ी जीत के बाद भी महागठबंधन सरकार बनाने से चूक गया। सरकार गठन के बाद कई बार आरजेडी में टूट के दावे किए गए, लेकिन इस बार जो राजगीर में भूपेंद्र यादव की तरफ से दावा किया गया, उसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। इधर बिहार में पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से दावा किया जाता रहा है कि खरमास खत्म होने के बाद बड़ा सियासी हलचल होगा। अब जबकि खरमास खत्म हो गया तो क्या दोनों तरफ से किए गए टूट के दावे सच साबित होंगे?
खत्म हो गया खरमास। बदलेगी बिहार की सियासत। क्या अब दलों में होगी टूट? पिछले 1 महीने से बिहार के सियासी हलके में टूट की चर्चा चरम पर रही है। पहले आरजेडी की तरफ से दावा किया गया कि खरमास बाद जेडीयू के 17 विधायक टूट जाएंगे और आरजेडी की सरकार बन जाएगी। कुछ दिनों बाद बीजेपी के प्रदेश प्रभारी भूपेंद्र यादव ने कह दिया कि खरमास बाद आरजेडी में टूट होगी। अब जबकि खरमास खत्म हो गया है तो जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और एमएलसी संजय झा ने दावा कर दिया है कि आरजेडी में टूट जरूर होगी। अब जो लगे हैं, हम लोग के जो नेता हैं लगे हुए हैं, उस पर महागठबंधन में टूट होगी ही। भूपेंद्र यादव जी बहुत ही संजीदा सीरियस पॉलिटिशियन है, ऐसे नहीं कोई बयान देते हैं, तो जरूर उनके संपर्क में कुछ लोग होंगे वहां से, तभी वो बयान दिए। तो निश्चित रूप से आने वाले दिन में आप जरूर देखें, अगर वो बोले हैं तो कुछ न कुछ तो करेंगे वो। टूट का दावा आरजेडी की तरफ से भी किया गया था। आरजेडी नेता श्याम रजक ने कहा था कि खरमास बाद जेडीयू के 17 विधायक टूट जाएंगे। अब जबकि खरमास खत्म हो गया है तो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने ट्वीट के जरिए श्याम रजक पर तंज कसा है। लिखा है, आज ही ना 14 तारीख है जी। वो आरजेडी वाला बड़का नेता लोग कहा था कि 14 जनवरी को जेडीयू का 17 गो विधायक लेकर महागठबंधन की सरकार बनाएंगे। जरा पता कीजिए तो कि वो लोग खुद ही राजद में है कि निकल लिया। मांझी के ट्वीट के बाद महागठबंधन की तरफ से पलटवार किया गया है। भूपेंद्र यादव जी ने भले आरजेडी का नाम लिया हो, लेकिन खतरा तो जेडीयू और मांझी जी के सहनी जी के पार्टी को है। मांझी जी दूसरे दल की चिंता न करें, महागठबंधन की चिंता न करें। पहले मांझी जी ये तो बताएं कि अगर नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी एक एमएलसी और एक मंत्री पद नहीं दिए और तो क्या वो एनडीए में रहेंगे या एनडीए छोड़ देंगे? खरमास के पहले शुरू हुई टूट की सियासत मकर संक्रांति के दिन भी जारी रही। खरमास के बाद का समय किसके लिए शुभ और किसके लिए अशुभ होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ रवि एस नारायण की रिपोर्ट। तो खरमास के बाद किसके लिए अच्छी खबर आती है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल इस खबर को समझते हैं। तकरीबन सभी दलों ने खरमास बाद टूट फूट का दावा किया है। नेताओं के दावे की अग्नि परीक्षा होनी है। भूपेंद्र यादव ने आरजेडी में टूट का दावा किया है। श्याम रजक ने जेडीयू के 17 विधायक के टूटने का दावा किया है। कांग्रेस के एक पूर्व विधायक भरत सिंह ने अपनी ही पार्टी में टूट की भविष्यवाणी की है। भरत सिंह ने दावा किया है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा और विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा समेत 11 विधायक जेडीयू के संपर्क में हैं, जो खरमास बाद पाला बदलने वाले हैं। तो किसके दावे में कितना दम है और किसके लिए अच्छी खबर खरमास के बाद आने वाली है, ये देखने वाली बात होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में दही चूड़ा के मौके पर पॉलिटिक्स की चर्चा हमेशा होती है। कोरोना की वजह से इस बार पहले की तरह बड़े आयोजन तो नहीं हुए, लेकिन जेडीयू नेता और पूर्व मंत्री जय कुमार सिंह के भोज में सियासी खिचड़ी पकती जरूर दिखी। पिछले साल तक जेडीयू के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह का दही चूड़ा भोज चर्चा में रहता था और हर बार कोई न कोई सियासी खिचड़ी पकती थी। कोरोना की वजह से इस बार वशिष्ठ नारायण सिंह ने भोज नहीं दिया। जेडीयू की तरफ से पूर्व मंत्री जय कुमार सिंह ने भोज दिया, लेकिन इस भोज में भी नई सियासी खिचड़ी पकती दिखी। भोज में जेडीयू के कई बागी नेता पहुंचे जो पिछला चुनाव पार्टी से बगावत कर लड़े थे, लेकिन जब इनकी मुलाकात पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण से हुई तो पुराना प्रेम छलक उठा। दादा एक बार इनको और ठोक दीजिए, जैसा ही इनको एक बार और ठोक दीजिए। दिल से निष्कासित नहीं है। वशिष्ठ नारायण सिंह ने जहां इन नेताओं की तारीफ की,
वहीं मंजीत सिंह और रणविजय सिंह ने तो घर वापसी की इच्छा का इशारा भी कर दिया। इस चुनाव में खड़ा हो गए दूसरी बात है, और राजनीतिक दल तो अपने अनुशासन के परिधि में चलता है, लेकिन इतना जरूर मानता हूं कि जब इनको एमएलए के रूप में देखे तो इनकी भूमिका बड़ी शानदार थी। एक राजनीतिक परिस्थिति आई कि हम चुनाव लड़े, लेकिन हम पहले भी राजनीतिक पिता के रूप में नीतीश कुमार जी को मानते थे और आज भी मैं मानता हूं। नीतीश बाबू के सामने अपना पूर्ण समर्पण और पूर्ण निष्ठा से 26 साल का समय बिताया है। मुझे सपनों में भी उम्मीद नहीं थी कि यह परिस्थिति आएगी, लेकिन सामने जो परिस्थितियां आई, जनता का दबाव हुआ, कार्यकर्ताओं का दबाव हुआ, तो हम लोग चुनाव लड़े। जो सामने फिर परिस्थिति आएगी सामना किया जाएगा, उसमें कहाँ है। जय कुमार सिंह के दही चूड़ा भोज में शामिल जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने भी इशारा कर दिया कि अगर ऐसे नेता प्रायश्चित करते हैं तो वापसी का सोचा जा सकता है। जो हमारे पार्टी के नेता के निष्ठा पर और जो हमारे नीति सिद्धांत पर, जो पार्टी के नीति सिद्धांत पर जो साथ हैं और जो आस्था रखते हैं, निश्चित रूप से उनका स्वागत है। मकर संक्रांति के बाद बिहार की सियासत में कई बदलाव की संभावना है, इसका इशारा मिलना भी शुरू हो चुका है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृत राज की रिपोर्ट। तो बदलाव का इशारा संक्रांति के इस भोज में देखने को मिला। अब जरा इस खबर को समझिए। कोरोना के चलते वशिष्ठ नारायण सिंह ने इस बार चूड़ा दही भोज की मेजबानी नहीं की। इस बार पूर्व मंत्री जय कुमार सिंह ने परंपरा को कायम रखा। वशिष्ठ नारायण सिंह इस बार मेहमान बनकर भोज में पहुंचे। चूड़ा दही भोज में कुछ बागी नेता भी पहुंचे। टूट की बात तो दूर, चूड़ा दही भोज से जेडीयू की मजबूती का मैसेज यहां पर निकलता हुआ नजर आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं उस खबर की जिसने पुलिस महकमे को इन्हें पूरे बिहार को हिलाकर रखा हुआ है 2 दिनों से। जी हां, रुपेश सिंह हत्याकांड की बात कर रहे हैं। रुपेश सिंह के हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होने से लोगों में आक्रोश बढ़ने लगा है। रुपेश के पैतृक गांव सारण के सबरी जलालपुर के लोगों ने प्रखंड मुख्यालय में कैंडल मार्च निकाला और हत्यारों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। कैंडल मार्च में सैकड़ों लोग शामिल हुए। दरअसल रुपेश सिंह हत्याकांड में 2 दिन बाद भी पटना पुलिस लकीर पीट रही है। कल सीएम नीतीश ने अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिया था कि वो जल्द से जल्द हत्यारों तक पहुंचे। बावजूद इसके पुलिस की जांच की रफ्तार वही है। आज बीजेपी सांसद सुशील मोदी के सामने रुपेश सिंह की नन्ही बेटी ने इंसाफ की गुहार लगाकर शासन को सख्ते में डाल दिया। मेरे पापा का मैं रोटी पर मैं रो नहीं पा रही, रोऊंगी तो मेरी मम्मा को अंदर से दर्द करेगा। क्या चाहिए तुमको? मेरे को मेरे पापा का इंसाफ चाहिए। ये सुनकर किसी का भी कलेजा फट जाएगा। इस नन्ही सी बच्ची के दिल में दर्द का समंदर है, लिहाजा ये रो नहीं पा रही है। नन्ही सी बच्ची अपने पिता के लिए इंसाफ मांग रही है। क्या चाहिए तुमको? मेरे को मेरे पापा का इंसाफ चाहिए। रुपेश सिंह की बेटी उस वक्त फफक पड़ी जब बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी रुपेश सिंह के गांव समरी जलालपुर जाकर परिजनों से मुलाकात कर रहे थे। परिजनों को ढाढ़स बंधा रहे थे और भरोसा दिला रहे थे कि रुपेश के कातिल बख्शे नहीं जाएंगे। लोगों ने अपराधियों को संरक्षण देने का काम किया है, तो ना अपराधी बचेंगे ना उनको संरक्षण मिलेगा। उनको कड़ी से कड़ी सजा होगी, उसको अंतिम मुकाम तक जो है और न्याय दिया जाएगा। दरअसल बुधवार की शाम सीसीटीवी का ये फुटेज सामने आया तो उम्मीद थी कि पुलिस रुपेश के हत्यारों तक पहुंच जाएगी, लेकिन अब तक नतीजा वही ढाक के 3 पात। सीएम नीतीश कुमार ने भी पुलिस को कल सख्त निर्देश दिया था, लेकिन पुलिस शायद सीएम के निर्देश को भी अनसुनी करने लगी है। अभी तक रुपेश हत्याकांड में पुलिस के हाथ कुछ भी ऐसा नहीं लगा है जिससे पुलिस अपनी पीठ थपथपा सके। मंगलवार को पटना में सरेशाम हुए रुपेश हत्याकांड से शासन और प्रशासन पर गहरे सवाल खड़े हुए हैं। रुपेश हत्याकांड की गुत्थी सुलझाना पटना पुलिस के लिए चुनौती साबित हो रही है। न्यूज़ 18 के लिए छपरा से संतोष गुप्ता की रिपोर्ट।
तो रुपेश के परिवार को इंसाफ का इंतजार है। इधर पटना पुलिस अंधेरे में तीर चलाते हुए नजर आ रही है। अब इस खबर को जरा समझिए। रुपेश हत्याकांड बिहार पुलिस की कार्यशैली पर दरअसल बड़ा सवाल है। मंगलवार की शाम 7 बजे के करीब रुपेश सिंह की हत्या हुई थी। 48 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ इस पूरे मामले में खाली हैं। कल सीएम नीतीश ने भी कड़े निर्देश दिए थे। सीएम के निर्देश के बावजूद पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं, कुछ नहीं लगा है। रुपेश हत्याकांड को लेकर विपक्ष भी सरकार पर लगातार हमलावर है, लेकिन देखने वाली बात यही होगी कि पटना पुलिस के हाथ सुराग कब तक लगता है और रुपेश के गुनहगार कब सलाखों के पीछे होते हैं। इधर हम इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से विपक्ष भी हमलावर है, ऐसे में दबाव निश्चित रूप से सरकार पर भी बढ़ रहा है कि इस पूरे मामले में जल्द से जल्द अपराधी पुलिस की गिरफ्त में आ सकें। लेकिन इंसाफ का इंतजार अभी भी है। आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने की भारतीयों में एक स्वाभाविक क्षमता होती है। इसका सीधा रिश्ता आत्मसम्मान और स्वावलंबन से है। नेटवर्क 18 की पहल स्वाभिमान भारत प्रेजेंटेड बाय आईटीसी ने देश भर से ऐसी कहानियों को चुना है जिनमें बिना किसी सरकारी मदद के अपनी समस्याओं को लोगों ने खुद सुलझाया है। ये कहानियां हैं नए नए प्रयोगों और स्वनिर्भरता की, जो हमें एक राष्ट्र के तौर पर परिभाषित करती हैं। ये कहानी छोटे से गांव के एक प्राइमरी शिक्षक की है, जिसका नाम विश्व स्तर पर सुर्खियों में रहा है। रंजीत सिंह डिसले महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में एक छोटे से गांव में स्कूल शिक्षक है, जिसकी आबादी 2000 से कम है। वो अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी नहीं कर सके। फिर डिसले शिक्षक बनकर समुदाय की सेवा करने का फैसला किया। I have made some QR codes on each and every textbook. So when the students scan those QR codes, he or she gets the personalized and well curated content for himself. Considering his style of learning, I change the content at the back end. So this is how I make their learning personalized. They can challenge themselves. They are not competitors of others. Technology is helping me to bridge that gap between students living in villages and students in cities. 32 साल के शिक्षक को हाल ही में उस समय प्रसिद्धि मिली जब उन्हें $1 मिलियन के ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 के लिए चुना गया। The Global Teacher Prize 2020 is Ranjit Desale from India. रंजीत सिंह डिसले स्वाभिमान की राह पर चलकर भारत और दुनिया को शिक्षित करने में जुटे हैं। भारत से ऐसी ही सफलता की और कहानियां देखने के लिए बने रहें नेटवर्क 18 की खास पहल आईटीसी प्रेजेंट्स स्वाभिमान भारत के साथ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।